गुड मॉर्निंग। आज अपने स्टेट में मीन्स टॉपिक को दोबारा करते हैं। मीन में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन में क्या है कि जो आपकी डाटा सीरीज है उस डाटा सीरीज का जो टोटल्स आइकॉन्स हैं उनका टोटल करके उनकी जो सम है उसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन है। जैसे अपने मार्कशीट वगैरह में परसेंटेज वगैरह निकालते हैं तो उस मेथड में सिंपली यूज किया जाता है एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा में नंबर ऑफ आइटम्स एन, तो डिवाइड करके, और दूसरी जो सीरीज आती है उसमें सिग्मा एफ एक्स बटा में एन, मतलब जिस डाटा सीरीज के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको इंडिविजुअल सीरीज बताई थी, डिस्क्रीट सीरीज बताई थी और तीसरी कौन सी थी, कंटिन्यूस सीरीज थी। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें सिंपली मेथड लगता है और दूसरों में ये दोनों में सिग्मा एफ एक्स बटा में एन वाला मेथड लगता है। अब ये जो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं अपने को ये समझना है कि ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का यूज कहाँ कहाँ होता है और किस किस के लिए होता है। और आपके पेपर में न्यूमेरिकल ना आके क्या आएगी, थ्योरी आती है। तो अब न्यू टाइप में जो क्वेश्चंस आते हैं तो अपने को क्या समझना है, ये कहाँ कहाँ कैसे यूज होते हैं। तो ये जो क्या है, अपने जब अर्थमेटिक मीन याद करते हैं तो सिंपली ये क्या बताता है कि जो आपके पास डाटा सीरीज है उस डाटा सीरीज को एवरेज करके इक्वल कर देते हैं परसेंटेज में। जैसे आपके पास किसी भी मतलब मार्कशीट में 10 सब्जेक्ट हैं, किसी में 99 आए हैं, किसी में 60 आए हैं, किसी में 80 आई है, तो जब अपने उसके परसेंटेज निकालते हैं तो सबको क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो ऐसी स्टेज में तो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का यूज होता है। अब क्या है कि इसने तो क्या किया, सबको इंपॉर्टेंट एक जैसी थी, सबको इंपॉर्टेंस एक सी जैसी, जिसके कम नंबर आए वो भी उतने इंपॉर्टेंट्स हो गया, जिसके ज़्यादा नंबर है उसको भी उतनी इंपॉर्टेंट दे दी, क्योंकि एवरेज के बराबर सबको बराबर बराबर बांट दिया। तो जब अपने को अलग अलग तरीके से बांटना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना पड़ेगा। तो जब आपके पास डाटा सीरीज है उस डाटा सीरीज में कुछ आइटम्स में क्या होता है, कम वैल्यू होती है, कुछ में क्या होती है, ज़्यादा वैल्यू होती है, कुछ में क्या होती है, कम वैल्यू होती है और कुछ में ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे मान लो एक सिंपल सी डाटा सीरीज है, यहाँ 3, 9, 5, 12, मतलब ये एक सिंपली डाटा सीरीज है। इस डाटा सीरीज में इस मेथड में अपने क्या करेंगे, इनको टोटल्स करके नंबर ऑफ सम से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा कि जो भी एवरेज आएगा वो सबको इक्वल इक्वल कर दिया। लेकिन अपने क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको इसको इसको, तो इसमें क्या है कि जो कम वैल्यू वाले हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना पड़ेगा। कि कैसी कंडीशन में, जब डाटा श्रेणी में जो आपको आइकॉन्स वैल्यू दी गई है तो कम वैल्यू वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ता है, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना पड़ता है। तो ज्योमेट्रिक मीन को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो आपका डाटा सीरीज है या डाटा श्रेणी है इनका मल्टीपल करके रूट क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का या आपने इसको डेफिनेशन भी क्या लिखना होता है कि जो डाटा सीरीज है उसके जो आइकॉन्स में वैल्यूज है उस वैल्यू को मल्टीपल करके उसका रूट क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। डेफिनेशन में ये लिखना होता है और उसका मैथमेटिकल जो सूत्र होता है उसमें क्या लिखना होता है, GM x1 x2 x3 जितनी भी ये वैल्यूज होगी उसको मल्टीपल करके उसका रूट 1/3, ये रूट क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। न्यू टाइप में भी पूछ लेते हैं कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जो अर्थमेटिक जो आपके डाटा श्रेणी है उनके मल्टीपल का क्या होता है, रूट होता है। ध्यान रखना क्या होता है, रूट होता है, 1/3 रूट होता है किसका, डाटा श्रेणी के मल्टीपल का रूट क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जो डाटा सीरीज है उस डाटा सीरीज के जो भी आइटम्स दिए हुए हैं या जो वैल्यूज दी गई है उस वैल्यू को मल्टीपल करके उसका रूट कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। और ज्योमेट्रिक मीन कब यूज किया जाता है, जब अपने को कम वैल्यूज वाले जो आइकॉन्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है तो किसका यूज किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है। इसका सिंपली मेथड ये रहता है। और ज्योमेट्रिक मीन का दूसरी सीरीज में अपने क्या किया जाता है, एंटी लॉग सिग्मा log x बटा में n,
इस मेथड का यूज करने के लिए अपने को लॉग टेबल का यूज करना पड़ता है। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल्स का यूज करना पड़ता है, जो आपके प्रैक्टिकल्स में है और न्यूमेरिकल्स में है। तो आपको जब प्रैक्टिकल्स करवाएंगे तो उसमें ये आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है वो प्रैक्टिकल्स में आएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? रेट्स। रेट में आपका पॉपुलेशन रेट है, आपका प्रोडक्शन रेट है, डिमिसिंग रेट है, जितनी भी रेट निकालनी होती है उसके लिए किसका यूज किया जाता है? ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है। ये तो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाएगा? जितनी भी रेट्स निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? रेट, रेशो, अनुपात। रेशो निकालना होगा तो भी किसके यूज किया जाता है? ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है। इंडेक्स नंबर का यूज किया जाएगा। तो इंडेक्स नंबर के लिए अगर आपको न्यूटन में ये पूछ लिया जाए कि इंडेक्स नंबर सूचकांक, तो सूचकांकों का उपयोग करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। तो आपको क्या बताना है? ज्योमेट्रिक मीन की सहायता से क्या किया जाता है? इंडेक्स नंबर, कंपाउंडिंग मेथड, चक्रवर्ती दर। आपका जो मैथमेटिकल में आता है ना चक्रवर्ती वृद्धि दर, तो जो दरें निकालनी होती है उसके लिए किसका यूज किया जाता है? आपका ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है। और एक न्यू टेप्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई डाटा श्रेणी दे दी, इस डाटा सीरीज के अंतर्गत कोई वैल्यू 0 है, मतलब अब ये पहले 4 अंक थे, 1 2 3 4 5 कर दिए, पांचवा जो वैल्यू है मैंने 0 लिख दी। तो जब इस तरीके की कोई वैल्यूज होती है और आपको ये पूछा जाए कि इसका मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 0 देखते ही क्या हो जाएगा? 0 होता है। ये न्यूटन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरीके की कोई सीरीज दे देता है और उसमें ये पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करो, तो आपको इसका मीन ज्ञात करने का मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। क्या करना है? सिर्फ ये 0 देखते ही इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर इसमें 0 नहीं होता तो आपको क्या करना है? इन सब का मल्टीपल करके क्या करना है? रूट करना है। तो क्या निकल जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। समझ में आई बात? ये तो है ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन इसके बाद में, पहले आपको बताया अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन का आपको पहली वीडियो में बताया था। आज अपने ज्योमेट्रिक मीन की बात की। ये क्या होता है कि जो डाटा श्रेणी है उस डाटा श्रेणी के जो वैल्यूज है उसका मल्टीपल करके रूट क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। और इसको जब मल्टीपल करते हैं तो यहाँ अगर कोई वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका ज्योमेट्रिक भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि जब इसको मल्टीपल करेंगे तो मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जब कोई डाटा सीरीज दी हुई है उसमें एक वैल्यू 0 कर दी और आपको ये कह दिया जाए कि इसकी ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करो, तो न्यू टेप में आपको लिखना क्या है? इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 0 होगा। अब आता है तीसरा, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये आपका अर्थमेटिक मीन है तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा। हिंदी में रेसिप्रोकल्स को क्या बोला जाता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रमों का योग क्या कहलाता है? हार्मोनिक मीन कहलाता है। मतलब जो आपने अर्थमेटिक मीन ज्ञात किया है उसके व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल्स की टेबल की सहायता से भी आप हार्मोनिक मीन ज्ञात कर सकते हैं। और सिंपली आपको अगर हार्मोनिक मीन ज्ञात किया जाता है तो इसके अंतर्गत n नंबर ऑफ आइटम, टोटल कितने नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 है तो या जो इसका निकालना हो तो 1 2 3 4 है, तो इन टोटल्स का इस तरीके से इसमें नीचे लिखकर बटा में, तो ये ऊपर जाके मल्टीपल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन आएगा। जिस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन में अगर कोई भी डाटा श्रेणी में एक वैल्यू 0 होती है तो जियोमेट्रिक मीन भी 0 हो जाता है। और इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है? जब डाटा सीरीज में कोई वैल्यू 0 हो जाती है तो अपने हार्मोनिक मीन भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अर्थमेटिक मीन को जब अपने इसके अंतर्गत कोई वैल्यू 0 है तो अर्थमेटिक मीन तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन न तो ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात कर सकते हैं ना हार्मोनिक मीन ज्ञात कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? चाल के लिए। समय, दूरी, चाल आपने शायद मैथमेटिकल में किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल्स आता है, कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है कि एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा से 20 किलोमीटर की रफ्तार से और 100 किलोमीटर बस से इस रफ्तार से और पैदल इस रफ्तार से, तो उस व्यक्ति की एवरेज चाल ज्ञात करो।
तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या होता है कि वो कितनी बार चला, पैदल चला, बस से चला, ऑटो से चला, तो ये 3 होगी। बस से कितना चला, पैदल कितना चला, ऑटो से कितना चला। इस तरीके से अपने को उसका क्या कर सकते हैं, एवरेज चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो जब एवरेज चाल के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका हार्मोनिक मीन क्या यूज किया जाता है। सिंपली डेफिनेशंस होती है और इनमें आपस में फ़र्क क्या होता है, इतना ही आपके ज़्यादा पेपर्स में पूछा जाता है। इनका न्यूमेरिकल यूज है वो आपका प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा। तो इसलिए मैं आज आपको सिंपली अर्थमेटिक मीन समझ में आ रहा है कि जो आपके पास डाटा श्रेणी है उसको टोटल करके उसके नंबर से डिवाइड कर दो तो आपका अर्थमेटिक मीन आता है। ये क्या है, सिंपली होता है, सिंपली टोटल करके अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको अपने मैथमेटिकल यूज के बजाय एंटी लॉग और लॉग टेबल के बिना इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। और हार्मोनिक मीन है, ये भी सिंपल है, लेकिन इन दोनों की कंडीशन क्या है कि इसमें अगर कोई वैल्यू शून्य होती है तो ये दोनों ये ज्ञात नहीं किया जा सकता और ये अपने आप में शून्य हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, शून्य होने पर भी ज्ञात किया जा सकता है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कब यूज किया जाता है, क्या क्या निकालने के लिए, ये रेट्स निकालने के लिए, रेशो निकालने के लिए, इंडेक्स नंबर निकालने के लिए और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, वृद्धि दर, जितनी भी रेट्स निकालनी हो किससे निकाली जाएगी, आपकी ज्योमेट्रिक मीन से निकाली जाएगी। और जितनी भी आपकी एवरेज चाल है वो किससे निकाली जाएगी, हार्मोनिक मीन की। तो ये सारे के सारे जो है मेथड मीन है, जो ये मीन क्या करता है, एवरेज को ही बताता है। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इस ऑपरेशन के अंतर्गत ये वैल्यू और ये वैल्यू, अब इसमें क्या है, ये भी क्या करके अब किया जाता है, जब आपके पास डाटा सीरीज है उस डाटा सीरीज में जो कम वैल्यू वाली आइकॉन है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसको भी यूज किया जाता है और इसका भी यूज किया जाता है। कि डाटा सीरीज में मान लो जैसे ये 3 है, ये 5 है, लेकिन इस डाटा सीरीज में इनकी वैल्यू कम है, लेकिन इसकी यूज करते ही इसकी वैल्यू इसके ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीनों का यूज किया जाता है। अब ये तीनों हैं, ये भी पेपर्स में या कई बार ये पूछा जाता है कि इन तीनों का कंपैरिजन, ये तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, तीनों में से ये सबसे बड़ा, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा भी हो सकता है। तो सब में से ये कई बार पूछ लेते हैं कि जब डाटा श्रेणी, जो डाटा सीरीज है उसकी जो आइकॉन वैल्यू, ये आइकॉन है, ये बराबर है, तो क्या होगा, आपको ये भी बराबर होगा। मतलब डाटा श्रेणी समान है तो उसमें क्या होगा, आपके पास ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद में क्या है कि जब वैल्यूज इक्वल हो, ये वैल्यू जब समान होगी तो इनका जो है ये वैल्यू समान होने पर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन और ये सबसे बड़ा, इससे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो ये अदर कंडीशन में क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। मतलब ये दोनों पोजीशन अदर में हो सकती है, लेकिन ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन में ये बराबर होंगे और ये बड़े छोटे होंगे। और ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा हमेशा कौन सा होता है, अर्थमेटिक मीन ही होता है। उसके बाद में छोटा कौन सा होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, और सबसे छोटा कौन सा होता है, हार्मोनिक मीन होता है। ये ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें क्या होगी कि सबसे बड़ा इसमें कौन होता है, ये तीनों में से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी आती है, अर्थमेटिक मीन की आती है, उसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन की आती है, और सबसे अंत में क्या आता है, हार्मोनिक मीन आता है। तो ये आपका था मीन के अंतर्गत इसको 4 डिवाइडेशन करके ज्ञात किया जाता है। वेटेड मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि डाटा सीरीज है, उस डाटा सीरीज में सबको इक्वल, यहाँ तो क्या था, कम वैल्यू वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, और वहाँ क्या होगा, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए किसका किया जाता है यूज, वेटेड अर्थमेटिक मीन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको जो है इससे W से मल्टीपल करके अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है। वो कब यूज किया जाता है, जब को सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी हो, और जब छोटे संख्या को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी तो किसका यूज किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल्स पेपर में आएंगे नहीं, वो आपके प्रैक्टिकल्स में आएंगे, तो वो प्रैक्टिकल्स अलग से करवा दिए जाएंगे। अब दूसरी बात आती है इसमें माध्यिका की, मीडियम माध्यिका या मध्यिका। ये जो सारे मीन के ही पार्ट हैं, पहले एक्स मीन कर दिया, अब अपने कर रहे हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब ये होता है, इसको अपने
ऑब्जर्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब अपने देख के बता सकते हैं कि बीच में कौन है। अब बीच में का मतलब ये है कि ये 3, 5, 7, 4, 8, 10 ये आपके पास एक डाटा की सीरीज है, सिंपली इंडिविजुअल सीरीज है। इस सीरीज में आपको क्या करना है, मीडियंस याद करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सिंपली क्या होता है कि माध्यिका की डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है कि डाटा श्रेणी को असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद में जो मिडिल की वैल्यू होती है उसको क्या कहा जाता है, मीडियंस कहा जाता है। बात समझ में आई कि जो डाटा सीरीज है उसको अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बीच की वैल्यू होती है उसको क्या कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है। और माध्यिका का ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 या m बराबर n+1/2। जब आपकी डाटा सीरीज ओड हो और जब डाटा सीरीज आपकी इवन हो तो दोनों ही कंडीशन में, मतलब ये जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ऐसी कंडीशन में आपको माध्यिका निकालनी हो तो क्या करना है, इसको अपने सीरीज में या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में बताना है। तो इसमें 3, 4, 5, 7, 8 और 10 इसको अपने व्यवस्थित कर लिया, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या करना है, इसकी जो मिडल की वैल्यू के हिसाब से, तो ऑड और इवन में n/2, n कितनी आइकॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, तो तीसरी जो वैल्यू है आपकी मीडियंस या माध्यिका कहलाएगी। तो इसी तरीके से जब आपका ओड हो और इवन हो तो ऐसी कंडीशन में आपको ये मेथड्स लगाने होते हैं। और दूसरा जो बड़ा मेथड है वो पेपर्स में पूछा जाता है, उसका अपना इतना जरूरत नहीं होती है। और माध्यिका के बाद में अंतिम जो वैल्यूज आती है मोड की, मोड भी क्या करता है, आपके पास जो डाटा सीरीज है उस डाटा सीरीज को पहले की तरह व्यवस्थित करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स को करने के बाद में जो सबसे बड़ी वैल्यूज है वो क्या कहलाती है, मोड कहलाती है। आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो क्या होती है, मोड होती है। मतलब इसके अंतर्गत आपके पास कोई डाटा सीरीज है, 5 है, 15 है, 25 है, 20 है, 10 है। अब आप सीधे ही इसके अंतर्गत आपको मोड ज्ञात करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 25, तो ये क्या हो जाएगा, इस डाटा सीरीज का मोड हो जाएगा। और अगर आपको इसमें से इसका मीन ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल्स करके जितनी संख्या है 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो। मीडियंस ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस डाटा सीरीज को व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करते ही क्या हो जाएगा, ये 5, 10, 15, 20 और 25। अब इसके मिडल में कौन है, बीच में कौन है, ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो, मिडल का है तो ये क्या हो गया आपका मीडियंस हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपका 25 है तो ये क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। समझिए ये बात। अब ये जो मीन, मोड, मीडियंस तीनों क्या होते हैं, अपनी अपनी वैल्यूज रखते हैं। तीनों की काउंटिंग इस तरीके से करते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा मैं आपको लास्ट में अभी बता देता हूँ कि मीन में वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है, मोड क्या होता है, वो आपको इनकी करेक्टरिस्टिक के हिसाब से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ करेक्टरिस्टिक, इनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ तो मीन की, यहाँ मीडियम की, एम, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोड। ये कंपैरिजन का ध्यान रखना, पेपर में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। डेफिनेशंस अलग अलग हैं लेकिन इनका अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ नेचर की।
नेचर, नेचर कैसा है, मतलब इसका नेचर, इसका नेचर, इसका नेचर, नेचर कैसा है। तो नेचर की बात आती है तो ये कौन सा है, मैथमेटिकल नेचर्स का है। इसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशन के बिना ज्ञात नहीं कर सकते। तो कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से मीन की नेचर कैसी है, मैथमेटिकल है, और ये कौन सी है, पोजिशनल है। मैंने शायद पहले भी वीडियो में एक बताया था, पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब आप पोजीशन को देख के बता सकते हो कि सबसे बीच में कौन है, जो सबके बीच में बैठा है वो कौन है, मीडियन है। और ये भी क्या है, सेम है, पोजिशनल। ये भी क्या बताता है, पोजिशनल। अब ध्यान रखना, नेचर कैसी है किसकी, मीन की, मोड की और मीडियन की। तो ये दोनों तो पोजीशन से आप बता सकते हो। पोजीशन में मान लो 10 लोग बैठे हैं और तो उस 10 लोगों के बीच में जो एक बैठा है मिडिल में, तो वो क्या है, आपका मीडियम है। और 10 में से सबसे बड़ा है वो कौन सा है, मोड है। और जब उनको आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना पड़ेगा। अब जो दूसरी बात आती है एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये होता है कि डाटा सीरीज है, जो आप पीछे मैंने आपको बताई थी डाटा श्रेणी, उसकी जो वैल्यूज है 2, 4, 5 ऐसे लगते हैं, तो उसको कम या ज़्यादा करने से ये प्रभावित होते हैं या नहीं, या उसकी जो आइटम्स है उसको कम या ज़्यादा करने से क्या होगा, ये प्रभावित होते हैं या नहीं। इनकी पोजीशंस के बारे में बताते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू से ये ज़्यादातर अत्यधिक इफेक्टिव होते हैं, ये अधिक प्रभावित होता है, इस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब अपने मैथमेटिकल यूज करते हैं तो कोई नंबर है 10 है, उसको अपने कम करके 20 लिख दिया, ज़्यादा करके 20 लिख दिया, या 10 को 5 लिख दिया, या 10 आइटम थी उनको घटा के 8 कर दिया, या 10 को 12 कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, एक्सट्रीम वैल्यू को कम या ज़्यादा करना कहलाता है। तो ऐसी पोजीशंस में क्या होता है कि इनमें क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें फ़र्क पड़ता है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। किसका प्रभाव नहीं पड़ता, एक्सट्रीम वैल्यूज का। पेपर में पूछ लेता है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टिव कौन होता है, तो आपको इनमें से तीनों दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से आपका जो एक्स मीन है वो प्रभावित होता है, ये बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। मतलब इनमें जैसे 5 नंबर्स हैं, तो 5 में से किसी दूसरे नंबर को छोटा बड़ा करने से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ओपन एंड क्लास, ओपन एंड क्लास मैंने बताई थी कि जिसमें ओपन एंड क्लास, जिसमें ये होता है कि जो डाटा सीरीज होती है उसका ना तो मैक्सिमम